नागपुर का काला अध्याय। दंगा, अशांतता और अनावश्यक तनाव से दूरी बनाए रखने वाला नागपुर आखिर कैसे जल उठा। नागपुर का महाल इलाका, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, जहां शोर मचाने तक की हिम्मत किसी में नहीं थी, आखिर 17 मार्च 2025 को उसी इलाके में दंगा कैसे भड़क उठा। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। और आखिर हिंदुओं के खिलाफ नफरत की कितनी आग कहां कहां दबी हुई है जो रह रहकर उठ रही है। तो देश को नफरत की आग में झोंकने वालों के खिलाफ सरकार का सख्त कदम क्या होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात कर रहे हैं नागपुर में 17 मार्च 2025 को भड़की उस हिंसा की, जिसमें गुनाहगारों की फहरिस्त में केवल समुदाय विशेष के लोगों के ही नाम हैं, जिनका मास्टरमाइंड पुलिस हिरासत में है। और उसके इशारे पर ही नागपुर पुलिस पर समुदाय विशेष के पत्थरबाजों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया था। सवाल उठता है कि आखिर समुदाय विशेष के लोगों की हिम्मत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई, जबकि नागपुर का इतिहास बताता है कि बाबरी विध्वंस के दौरान भी यहाँ किसी भी की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वे विरोध भी दर्ज करा पाते। ऐसे में 17 मार्च 2025 नागपुर के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं है। नागपुर में अफवाह के जरिए नफरत की आग भड़काने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मामले में नागपुर से लेकर दिल्ली तक सरकार के कान खड़े हो चुके हैं। तो विपक्ष को भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सरकार के खिलाफ राग अलापने का मौका मिल गया है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि भारत में समुदाय विशेष को विपक्ष का संरक्षण खुले तौर पर मिल रहा है, जबकि भारत में सर्वधर्म समभाव की शिक्षा देने की परंपरा रही है और सनातनी आज भी उस सिद्धांत को लेकर जीवन जी रहे हैं। नागपुर में भड़की हिंसा इसकी वानगी नहीं तो और क्या है। देखिए यह एक रिपोर्ट। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर जो फोड़ना चालू कर दिए हैं। मराठाओं की नगरी नागपुर, जिसकी पहचान हमेशा से ही एक शांत शहर के तौर पर थी, 17 मार्च को अफवाहों की एक ऐसी चिंगारी फूटी जिसने आधे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। बीते 2 दिनों से शहर में कर्फ्यू के हालात हैं, गिरफ्तारियों का दौर जारी है। मास्टरमाइंड से लेकर करीब 60 हिंसक दूतों को हिरासत में लिया जा चुका है, पर यह संख्या अभी भी केवल 10% ही है। जबकि उस रात भड़की हिंसा की आग के बीच हाथों में तलवार, चाकू, धारदार हथियार, रॉड लेकर पत्थरबाजी करने वालों की तादाद 600 से ज्यादा थी। इस मामले को लेकर नागपुर पुलिस कमिश्नर पूरी वारदात को 2 गुटों के बीच की झड़प बता रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से हिंसा का एक भी प्रमाण साक्ष्य के तौर पर सामने नहीं आया है। दो जो समाज थे, 2 गुट जो थे, उनके आपस में जो है झगड़ा हुआ और इसमें सुबह जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ को जलाया गया था और उसका जो है जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो दिखाया गया या देखा गया, और उसके बाद में जो है काफी लोग जो है उन्होंने देखा और इसके बाद में ये कुछ लोग, एक डेलीगेशन भी मेरे पास में आया था, जिस डेलीगेशन में ये बताया कि आप एक्शन लीजिए। इनफैक्ट इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई और हमारी कार्रवाई इसमें चालू थी और लोगों ने उन्होंने बताया भी कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है। परंतु शाम के समय जो है दोनों ग्रुप आमने सामने आए। नागपुर में भड़की हिंसा की मुख्य वजह एक अफवाह थी, जिसमें समुदाय विशेष के ही लोगों ने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाह फैला दी कि पवित्र ग्रंथ कुरान की आयतें जलाई गई हैं, जबकि हकीकत यह है कि क्रूर आक्रांता के प्रतीकात्मक तस्वीर को जलाया गया था। सोशल मीडिया पर अफवाह दोपहर बाद से ही फैलाई जा रही थी, जो इस बात का प्रमाण है कि हिंसा भड़काने के लिए पूरी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर ली गई थी। यह तय कर लिया गया था कि शाम होते होते शहर को किस तरह से आग में झोंका जाएगा।
और किस तरह से हिंदुओं के घरों, प्रतिष्ठानों और उनसे संबंधित चीजों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस तथ्य को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में सदन के भीतर भी रखा है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के इतिहास में भले ही यह पहली बार है जब अफवाहों की आंधी चली हो और हिंसा भड़की हो, लेकिन देश के इतिहास में इस तरह के वाक़ये पहले भी होते आए हैं। तो अधिकांश मर्तबे यह भी देखा गया है कि समुदाय विशेष के लोग मामूली बातों को फसाद की जड़ बनाकर उसे दंगा का स्वरूप दे जाते हैं, जिसका परिणाम निर्दोषों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। वहीं हिंदू विरोधी सियासतदार ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जो अपने बयानों के जरिए दबी हुई चिंगारी को बार बार हवा देने से नहीं कतराते। नागपुर का मामला थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि औरंगजेब के मामले में सियासी बयान पहले सामने आया था, जिसने चिंगारी को हवा दी और उसका नतीजा नागपुर हिंसा के तौर पर सामने आया। इस मामले पर सांसद दिनेश शर्मा का कहना है, विपक्ष को यदि किसी विचारधारा को आगे करना है तो उन्हें भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे लोगों की वैचारिक सोच को आगे बढ़ाकर नजीर पेश करना चाहिए। क्योंकि इस देश में औरंगजेबी सोच तो वैसे भी समाप्त प्राय रही है। ये तो विपक्ष का सुगुफा है कि वो औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है, क्योंकि औरंगजेब का जिन्न जैसे जैसे निकालती है वैसे वैसे वो वोट का पोलराइजेशन करती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को औरंगजेब के जिन्न से बचना चाहिए और इस औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लाए, कोई और सोच लाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। औरंगजेब की प्रतीकात्मक तस्वीर पुतला भी जलाया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन महाल इलाके से लेकर नागपुर शहर के अन्य इलाकों में इस तरीके की अफवाहें फैला दी गईं, जिससे समुदाय विशेष के चंद उपद्रवियों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर शांत नागपुर को आग के हवाले कर दिया। तो अब गुस्सा दूसरे पक्ष में भी फूट रहा है। ऐसे में आने वाले कल की तस्वीर क्या होगी, नागपुर में शांति व्यवस्था बहाल होने में कितना वक्त लगेगा, इस पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। देखिए एक रिपोर्ट। बीते दिनों सिनेमा घरों में छावा का प्रदर्शन होने के बाद देश भर में एक नई हिंदूवादी क्रांति ने जन्म लिया है। भारत में औरंगजेब के उस दबे हुए इतिहास को सिनेमा के माध्यम से बाहर लाया गया, जिसमें क्रूर आक्रांता औरंगजेब की उन कारगुजारियों को उजागर किया गया जिसे दबा दिया गया था। इसके बाद से देश में औरंगजेब के खिलाफ माहौल बना हुआ है, पर समुदाय विशेष के लोग औरंगजेब के समर्थक बने हुए हैं। नागपुर में जो हिंसा भड़की उसकी वजह भी औरंगजेब का ही मसला था, जबकि माना जाता है कि महाराष्ट्र में किसी भी धर्म, संप्रदाय या पंथ का समर्थक ही क्यों ना हो, वह छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशज को ही प्रथम पूज्य मानता है। लेकिन नागपुर हिंसा ने इस मिथक को तोड़कर रख दिया है। नागपुर में अब पूरा मामला औरंगजेब की कब्र पर आकर थम गया है। नागपुर के औरंगाबाद, जिसे संभाजी नगर के तौर पर नई पहचान मिल चुकी है, उसी मिट्टी पर औरंगजेब ने अपनी हार मानकर दम तोड़ दिया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम स्वीकार नहीं करवा पाया था। इस बीच हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस किसी ने भी औरंगजेब की कब्र को खोदा उसे बतौर इनाम 5 बीघा जमीन देंगे। कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। यह मेरा आज वादा है।
नागपुर हिंसा का दूसरा पहलू जो छनकर सामने आया है वह यह कि दंगाइयों ने केवल हिंदुओं को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि उनके सीधे निशाने पर पुलिस भी थी। जिस तरह से भड़की हिंसा के बीच दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, हथियार लेकर हमलावर हुए, महिला पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ने में भी परहेज नहीं की, यहाँ तक कि भीड़ के बीच से महिला सिपाहियों को खींचकर निकाले जाने की जो कोशिश हुई, इसके पीछे उनकी नीयत क्या थी, इसे समझना आसान है। जिस पर गृह राज्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, जो नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता मद्देनजर रखते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोगों की इतनी हिम्मत हुई है कि डीसीपी लेवल ऑफिसर और पुलिस कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाना, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और इसके ऊपर बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की। नागपुर में भड़की हिंसा का असर पूरे भारत में देखने को मिलेगा। हिंसा की आग में नागपुर पहले ही झुलस चुका है। इसके बावजूद सियासतदान जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आग में घी डालने जैसा ही है। देश में अमन चैन बहाल करने की कोशिश करने की बजाय सत्ताधीशों पर सियासी तीर छोड़कर दंगाइयों के हौसले को बुलंद करने की कोशिश हो रही है। माहौल और समुदाय विशेष के चंद वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, दूसरे पक्ष को वे अपने से और दूर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो मामला राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता के खिलाफ नजर आता है। लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। नागपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालात सुधारने पर जोर दिया है, तो वहीं भाजपा के धूर विरोधी दल के नेता वारिस पठान ने मामले के पटाक्षेप के लिए शहर में शांति बहाल करने की अपील की है। लेकिन शहर में जिस तरह के हालात 17 मार्च को बने थे, उसके बाद शहर के 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है, दंगाइयों की पहचान की जा रही है, पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसी अपील किस काम की, जबकि उपद्रवी अपनी सोच को अंजाम दे चुके हैं। अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, वरना देखिए आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़ के, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा कि सर आप संज्ञान लीजिए, इस बात का रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहाँ तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहाँ पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हद पे आ गई, नफरत यहाँ तक फैल रही। तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी कायदे का उल्लंघन ना करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। नागपुर हिंसा इतिहास का काला अध्याय बन चुका है।
कर्फ्यू लगातार बिगड़े हालात पर काबू पा रहा है, लेकिन दबी हुई चिंगारी कब विस्फोटक रूप धर लेगी, कब बदले की आग भड़क उठेगी, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शांति बनाए रखने की और समाज को हिंसा की आग से बचाकर रखने की अपील की है, लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि इस हिंसा में पुलिस वालों को जो चोटें आई हैं, जिस तरह से महिला अफसरों और सिपाहियों के साथ बदसलूकी हुई है, वह माफ़ी के योग्य तो नहीं है। हमारी यह खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।